हेलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 आप लोगों ने कंप्लीट किया और लेक्चर नंबर 10 में आपने देखा कि हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर जिसका नाम था एनपीओ, उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस किया और एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज अपने इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा दोबारा एनपीओ को रिवाइज करा देता हूँ, एनपीओ की थ्योरी पढ़ा देता हूँ आपको। थ्योरी के बाद हम लोग इसके कंसेप्ट्स को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार इसकी थ्योरी में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये देखिए, चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप विद द पर्पस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स ओन मेंबर और टू द सोसाइटी। चाहे आप अपने मेंबर्स को दे रहे हो सर्विस, चाहे सोसाइटी को दे रहे हो, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्राई, यूनिसेफ, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं एनपीओ के? एनपीओ की इंटेंशन होती है प्रॉफिट, इंटेंशन नहीं होती है प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं इंटेंशन नहीं होती है। इट डजंट मीन कि उनको प्रॉफिट होगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि एनपीओ को प्रॉफिट हो जाए, तो क्या करना होगा उनको? ऐसा तो नहीं प्रॉफिट हो गया भाई, हमारी इंटेंशन नहीं थी, एक काम करो इस प्रॉफिट को उठाकर फेंक दो। अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो आप उसको उसी पर्पस के लिए लगाएंगे जिस पर्पस के लिए आपने अपनी एनपीओ ओपन की थी। तो प्रॉफिट हो सकता है बट हमारी इंटेंशन नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसकी, और उसके मेंबर्स की एंटिटी अलग अलग है। सर्विस प्रोवाइड करती है मेंबर को या सोसाइटी को। मेन इनकम क्या होती है? डोनेशन, फंड्स फ्रॉम मेंबर एंड अदर्स, तो जिसमें सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगा। कैसे कैसे अकाउंट बनते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। कौन कौन से फाइनल अकाउंट है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इनको हम लोग शुरू भी करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इस क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया था ना, सेम एज कैश बुक। तो इसमें क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में? आप समरी होती है, इसमें क्लासिफाइड समरी होती है ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन जो एनपीओ ने की है इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो रियल अकाउंट है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कैश आपका एसेट होता है और एसेट के अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताया था ना मैंने, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, तो ये कैश बेसिस पे चलता है। फीचर रियल अकाउंट है, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। जितना भी कैश रिसीव या पेड है ड्यूरिंग द ईयर आर रिकॉर्डेड। हैदर नहीं है, वेदर है, वेदर दे बिलोंग टू करंट ईयर और नॉट। करंट ईयर का भी कैश हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी, कहीं का भी कैश हो सकता है। इट रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट विदाउट एनी डिस्टिंग्विश ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे करंट ईयर का मिला हो, चाहे प्रीवियस ईयर का, चाहे नेक्स्ट ईयर का, सब कुछ आता है। प्रिपेयर होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रिसिप्ट एंड इस कैश बुक से डिफरेंस कैसे है? नोट्स आपके पास भी हैं, ये बुक का पार्ट है तो आप देख लेना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रिपेयर होता है बाय एनपीओ, एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर होता है। सरप्लस एंड डेफिसिट, सरप्लस निकलता है या डेफिसिट निकलता है, सिमिलर होता है जस्ट लाइक पीएनएल। नॉमिनल, एक्रूअल बेसिस, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के। इट रिकॉर्ड ओनली रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस, इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी इसको नहीं करा रहा हूँ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स हैं इनको आप याद रखना। जैसे एक होता है एंडोनमेंट फंड। It is a fund of NPO arising from request or gift. The purpose it is shown on the liability side of balance sheet. बेसिकली आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिला या आपको कहीं से कोई डोनेशन मिली और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली, तो आप उसे एंडोनमेंट फंड के नाम से कहने लग जाते हो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी हम इसे देखते हैं। एंडोनमेंट फंड लायबिलिटी साइड आता है। जब भी आप इसमें से कुछ अमाउंट पे करते हो, जब भी इसमें से आप कुछ अमाउंट निकालते हो, तो आपका फंड कम हो जाता है। अगर दोबारा सेम पर्पस के लिए आपको कहीं से पैसा मिला तो आपका एंडोनमेंट फंड दोबारा इंक्रीज हो जाता है। एन्यूटी फंड, इट इज अ फंड सेटअप विद अ कंडीशन टू पे एन्यूटी टू डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी बेनिफिशियरी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम लोग
एनपीओ क्रिएट करते हैं, उसके लिए एक फंड बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमने एक बेनिफिशियरी डिसाइड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रिच फैमिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसमें मदर एंड फादर है दोनों एक्सपायर हो गए। अब पीछे वो छोड़ गए अपना एक छोटा बच्चा जो कि अभी मैच्योर नहीं है, अभी वो माइनर है, 10-12 साल का बच्चा है। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब ली और एक फंड बना दिया। अब वो फंड उस बेनिफिशियरी के लिए खर्च होगा। बेनिफिशियरी कौन है वहाँ पर, वो छोटा बच्चा बेनिफिशियरी है, फिर वो उसके लिए खर्च होगा, तो उसको कह दिया जाएगा एन्युटी फंड। लाइफ मेंबरशिप फी, दिस इज वन टाइम फी पे बाय द मेंबर। वन टाइम फी होती है, पेड होती है बाय मेंबर फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, और ये लाइबिलिटी बनती है। आपने किसी जिम की मेंबरशिप ली, आपने पूछा भाई क्या फीस का सिनेरियो है, फीस क्या है, तो उन्होंने बोला भाई पर मंथ 1500 रुपये आप पे करोगे, लेकिन अगर आप चाहो तो 50,000 पे कर दो और आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाओगे। तो आपने कहा ये अच्छा है भाई, 50,000 पे कर देते हैं, लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे। तो वो हो जाती है लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, और वो बनती है लाइबिलिटी एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटी क्यों बनी, क्यों, क्योंकि एनपीओ को एक तरीके से एडवांस में वो पैसा मिल गया, वो पैसा एनपीओ को एडवांस इनकम हो गया। एडवांस में जब भी आपको पैसा मिलता है तो वो बनती है आपकी लाइबिलिटी। क्लियर है, आपको याद है ये चीज? तो लाइफ मेंबरशिप फी बनेगी लाइबिलिटी। एंट्रेंस और एडमिशन फी, इट इज अ फंड पेड बाय, फंड नहीं होगा, इट इज फंड मीन्स अमाउंट, इट इज अमाउंट पेड बाय पर्सन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस आपके रेवेन्यू नेचर का होता है, आपकी इनकम बनेगी। जनरल डोनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, स्पेसिफिक डोनेशन। लीगेसी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है, रिसीव्ड एज डोनेशन। जनरल भी हो सकती है, अंडर द विल ऑफ अ डाइड डोनर। कोई पर्सन की डेथ हो रही है, कोई पर्सन की डेथ हुई है, उसने विल बनाई थी, उस विल में आपको डोनेशन मिली है। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था, मेंबर पे करता है, पीरियोडिकली पे करता है, हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली, पीरियोडिकली पे करता है। क्यों पे करता है? इन ऑर्डर टू रिमेन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसकी मेंबरशिप जीवित रहे, उसकी मेंबरशिप जिंदा रहे, और ये मेन सोर्स होता है एनपीओ का। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम बेसिकली क्या है? ऑनोरेरियम एनपीओ किसी ऐसे पर्सन को पे करती है जिस पर्सन की उन्होंने सर्विसेज तो ली है, लेकिन वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर एम्प्लॉय नहीं है। यानी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, लेकिन वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, आपके स्कूल में कई बार मेडिकल टीम आती थी, बाहर से डॉक्टर आते थे, वो आपका एक रेगुलर चेकअप करते थे, आपकी हाइट मेजर करते थे, वेट मेजर करते थे, आपसे कुछ बेसिक हाइजीनिक सवाल पूछते थे, आपको कुछ बताते थे। स्कूल उनको जो पेमेंट करता था, उस पेमेंट को ऑनोरेरियम बोला जाता है, क्योंकि स्कूल क्या है? एनपीओ। अब वो डॉक्टर्स जो हैं वो उस एनपीओ के, उस स्कूल के एम्प्लॉय थोड़ी हैं, वो तो बाहर से आए हैं। तो जब वो बाहर से आए हैं तो उनको जो पेमेंट मिलेगी, टोकन मिलेगा पेमेंट एक, वो ऑनोरेरियम। ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार करियर काउंसलिंग वाले आते हैं, कुछ स्पीकर्स आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, उनको स्कूल जो पेमेंट करेगा वो क्या है? वो ऑनोरेरियम है। ऑनोरेरियम इज अ पेमेंट मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अ पर्सन, किसी एक पर्सन को, हु इज गिविंग सर्विस टू ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देता है। इट इज शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड? कैपिटल फंड या जनरल फंड कह सकते हो। मेन सोर्स ऑफ इनकम इज द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट रिफ्लेक्टेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यस, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो क्या वो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो सारी पेमेंट आती है जो आपने की है, चाहे कैपिटल नेचर की पेमेंट हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की पेमेंट हो। वाई इज डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? आपने पढ़ा होगा, पहले भी आपको पता होगा, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस तो होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है।
इज नॉट रिकॉर्डेड, और क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, सबको थोड़ी रिकॉर्ड किया जाता है, और ये नॉन कैश होता है इसीलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। डन 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 डन। आ जाओ, अब मैं आपके साथ ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करता हूं। मैं आपके साथ एक टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, एक इजी टॉपिक से स्टार्ट करता हूं मैं आपके साथ, एनपीओ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल या फिर स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ईयर्स। हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे एक पर्टिकुलर ईयर में आपका कितना मटेरियल या स्टेशनरी कंज्यूम हुई। कंज्यूम से हमारा क्या मतलब है? कंज्यूम से मेरा बेसिकली मतलब है कि जो आपने यूज़ कर लिया। मान लो आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल एक एनपीओ है, उस हॉस्पिटल में ना एक मटेरियल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, पहले से भी कुछ मेडिसिन होंगी हॉस्पिटल के पास, कुछ मेडिसिन हॉस्पिटल ने और परचेज की होंगी, है ना, ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी की होगी, कुछ पहले से होंगी, कुछ आपके पास एट द एंड बच भी गई होगी। तो मैं खर्चा किसे मानूंगा? खर्चा मानूंगा जितनी कंज्यूम हुई, जो मेडिसिन की कंजम्पशन हुई है वो खर्चा बनेगा। तो वो कंजम्पशन कितनी हुई है वो कैसे निकलेगा? वो यहां से निकलेगा। इसके लिए बेसिकली एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक, उस आइटम का ओपनिंग स्टॉक, फिर जो आपने परचेजेस की, परचेजेस कह लो या फिर हम लोग इसको ना इस नाम से भी जानते हैं, अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर। ड्यूरिंग ईयर में आपने जो भी अमाउंट पे किया वो आ गया, ठीक है जी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है आपने करंट ईयर में कुछ परचेज किया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, उसको नाम दिया जाएगा क्रेडिटर्स फॉर करंट ईयर। आपने करंट ईयर में कुछ परचेज किया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, वो कहलाएगा क्रेडिटर फॉर करंट ईयर। और ऐसा भी हो सकता था कि आपने कुछ प्रीवियस ईयर में परचेज किया था, उसकी पेमेंट आपने पिछले साल तो नहीं करी लेकिन इस साल आपने उसकी पेमेंट कर दी। पिछले साल आपने उसकी पेमेंट नहीं करी थी लेकिन इस साल आपने उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है जी। ये सारा अमाउंट है, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। एक होता है आपके पास एडवांस, एडवांस फॉर करंट ईयर बोलते हैं हम लोग। एडवांस फॉर करंट ईयर का मतलब क्या है? एडवांस फॉर करंट ईयर का मतलब है, इसको ध्यान से समझना, आपने पे कब किया? करंट ईयर में, लेकिन परचेज कब करोगे? नेक्स्ट ईयर। इसको कहते हैं एडवांस फॉर करंट ईयर। फिर एक आता है आपके पास एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। ये क्या है इसको भी देखो। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब है आपने पे कब किया था? प्रीवियस ईयर में, और परचेज कब किया है? करंट ईयर में। एक आता है लास्ट में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक।
ये कुछ आपके पास डिटेल्स होंगी, ये कुछ आपके पास आइटम्स होंगे जो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपको कंजम्पशन निकालनी होगी। अब इनको लॉजिकली समझना जरा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो मेरे पे पहले से था, ठीक है जी। फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ परचेज किया है कैश में, या मैंने पेमेंट करी है, किनको पेमेंट करी है, जिनसे मैं खरीदता हूं, ये प्लस रहेगा। अब क्रेडिटर फॉर करंट ईयर एक्रूअल बेसिस पे चलेगा, एक्रूअल बेसिस को ध्यान रखना। क्रेडिटर फॉर करंट ईयर का क्या मतलब है, मैंने करंट ईयर में परचेज तो किया, मैंने करंट ईयर में परचेज तो किया, लेकिन मैंने करंट ईयर में उसका अमाउंट पे नहीं किया। जब आपने उसका अमाउंट पे नहीं किया तो क्या ये क्रेडिटर फॉर करंट ईयर इसमें इंक्लूड होगा? क्योंकि यहां पर क्या है, अमाउंट पेड। तो क्या क्रेडिटर फॉर करंट ईयर इसमें इंक्लूड होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि क्रेडिटर फॉर करंट ईयर का मतलब क्या है कि अभी आपने पे किया ही नहीं है। जब आपने पे ही नहीं किया तो उसमें इंक्लूड क्यों होगा? वो उसमें इंक्लूड ही नहीं होगा क्योंकि आपने पे नहीं किया। क्रेडिटर फॉर करंट ईयर मतलब आपने अभी पे नहीं किया, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं है। अगला सवाल, क्या वो आपका खर्चा बनेगा? कोई चीज आपने करंट ईयर में परचेज की है, परचेज करंट ईयर में की है, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, तो क्या खर्चा हमारी पेमेंट पे डिपेंड करता है? नहीं, खर्चा तो हमारे ईयर पे डिपेंड करता है। अगर वो करंट ईयर से रिलेट करता है तो वो करंट ईयर का खर्चा है। तो क्योंकि ये मैंने करंट ईयर में परचेज किया है तो वो मेरा करंट ईयर का खर्चा है, तो वो क्या होगा, वो प्लस ही होगा। क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर क्या है? क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब है कि आपने परचेज कब किया था? प्रीवियस ईयर में। पेमेंट कब है? करंट ईयर में। पेमेंट कब है? करंट ईयर में। क्या ये वाला पार्ट इस वाले अमाउंट में इंक्लूड है? यस, ये वाला पार्ट इस वाले अमाउंट में इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर में पेमेंट हुई है। जो भी पेमेंट करंट ईयर में हुई है वो इसमें इंक्लूड है। डन है सर, इसमें इंक्लूड तो है। अब मेरा अगला सवाल, क्या ये मेरा इस साल का खर्चा बनेगा? मैंने परचेज कब किया? प्रीवियस ईयर में। पेमेंट कब की? करंट ईयर में। क्या पेमेंट करंट ईयर में करने से वो मेरा खर्चा बन जाता है? नो। परचेज कब की थी? प्रीवियस ईयर में। तो खर्चा भी कब का था? प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का तो नहीं था। तो करंट ईयर में हमें इसे क्या कर देना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट इसमें इंक्लूड है, ये अमाउंट इसमें इंक्लूड है, और इस साल का हमारा ये खर्चा है नहीं, तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं आप? जो करंट ईयर का खर्चा है लेकिन पे नहीं किया तो भी आप ऐड कर रहे हो। कोई ऐसा जो करंट ईयर का खर्चा नहीं है लेकिन करंट ईयर में पे हुआ है तो उसे माइनस कर रहे हो। अब एडवांस फॉर करंट ईयर, एडवांस फॉर करंट ईयर से हमारा क्या मतलब है? एडवांस फॉर करंट ईयर से हमारा मतलब है हमने पे करंट ईयर में किया, लेकिन परचेज कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में परचेज करेंगे। मैं अपने सप्लायर के पास गया, मैंने उसको बोला भाई कितने का हो गया मेरा हिसाब? उसने बोला सर 95,000। मैंने उसको 1 लाख का चेक काट कर दे दिया। मैंने बोला 5,000 एडवांस रख लो, अगले साल भी तो सामान जाएगा, तब एडजस्ट कर लेंगे। यहां पर मैं क्या करके आ गया हूं, मैं उसको एडवांस देकर आ गया हूं, लेकिन अभी मैंने सामान नहीं खरीदा। माल मैं खरीदूंगा नेक्स्ट ईयर में, तो जब माल खरीदूंगा खर्चा तब होगा। क्या वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है? नहीं सर, क्योंकि मेरा करंट ईयर में परचेज नहीं किया, परचेज नेक्स्ट ईयर में करूंगा उस 5,000 का जो मैंने एडवांस दे दिया करंट ईयर में। क्योंकि मैंने पेमेंट करंट ईयर में की है, तो क्या ये वाला अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा? आंसर इज यस सर। जो भी आप करंट ईयर में पे कर रहे हो वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। अगर इसमें इंक्लूड होगा तो क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए कि हमारे इस साल का खर्चा है? नहीं सर, खर्चा तो नहीं है। खर्चा नहीं है तो माइनस कर दो, खर्चा नहीं है तो माइनस कर दो। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब है मैं पिछले साल एडवांस देकर आया था, और जब मैं पिछले साल एडवांस देकर आया था तो मैं बोल कर आया था कि मैं परचेज करंट ईयर में करूंगा। मैंने परचेज करंट ईयर में की है लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा पिछले साल दे चुका हूं। तो जब मैंने करंट ईयर में परचेज की है लेकिन पैसा नहीं दिया, तो क्या इस वाला अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा? नहीं सर, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूड नहीं होगा तो माइनस करने का सवाल नहीं है, प्लस करूंगा अगर वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है। और क्या वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है? यस, क्योंकि मैं परचेज करंट ईयर में कर रहा हूं तो वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है। जिनके आगे ब्रैकेट लगाया वो माइनस है, बाकी सब प्लस है।
क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरा वो अमाउंट है जो इसी में से बचा है। ये जो मैंने सारे लिखे हैं ना, इन्हीं के सब कुछ करके मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा है। क्या क्लोजिंग स्टॉक मेरी कंजम्पशन है? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक आपकी कंजम्पशन नहीं हो सकती। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कीजिए, आपके पास एक अमाउंट आएगा। इसमें ना बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार सेल भी गिवन होती है, सेल ऑफ यही वाला स्टॉक या गुड्स जो भी है। तो अगर आपने कुछ सेल की है तो उसकी जो बुक वैल्यू होगी ना, वो बुक वैल्यू माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास कंजम्पशन निकल कर आ जाएगी, आपके पास कंजम्पशन निकल कर आ जाएगी। और ये कंजम्पशन आपका क्या बनेगा? ये कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर बनेगा। एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? डेबिट होता है। किस में डेबिट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब मैं आपके साथ इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये यहां से स्टार्ट करता हूं पहले टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल या स्टेशनरी कंज्यूम्ड। आपको ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। पेमेंट्स में दिया हुआ है स्टेशनरी, या ये ओब्लिक है, या मेडिसिन या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा खर्चा हो सकता है। तो आपने पेमेंट की है, आपने ये अमाउंट पे किया है, पेड, पेमेंट साइड लिखा है ना, तो पेमेंट साइड का मतलब आपने पे किया है। एडजस्टमेंट, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेजेस दी हुई है, और ये जो परचेजेस है और ये जो परचेजेस है ये सेम है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि दोनों सेम होता है, ये सेम है। एडवांस पेड टू सप्लायर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस पेड टू सप्लायर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग में आपने सप्लायर को पे किया। एडवांस पेड टू सप्लायर एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अच्छा, ये क्या होता है ना, एडवांस पेड टू सप्लायर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये लिखा है ना, यहाँ पे भी एट द लिखा है, वहाँ एट गायब हो गया था। अब इसको ध्यान से समझना, एडवांस पेड टू सप्लायर ये एक अकाउंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने एडवांस पे किया सप्लायर को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मैं ये नहीं कह रहा। आपको सर क्वेश्चन तो यही कह रहा है, नहीं बच्चे ये नहीं कह रहा, ध्यान से समझो। एडवांस पेड टू सप्लायर इन्वर्टेड कोमा, ये एडवांस पेड टू सप्लायर इन्वर्टेड कोमा में आ गया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा, एडवांस पेड टू सप्लायर, ये एक लाइन हो गई, ये एक अकाउंट हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, यानी इस अमाउंट, इस अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा है, इस अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा है, कब? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। ठीक है जी। हम लोग कई बार इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांस पे कर रहे हैं सप्लायर को, नहीं, एडवांस तो हमने लास्ट ईयर पे कर दिया है, उसका बैलेंस पड़ा है एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो जब उसका एडवांस पड़ा है ना एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, तो उसको बोला जाता है एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। एडवांस के साथ हमेशा वो वाला ईयर लगता है जिस ईयर में एडवांस पे हुआ होता है। अगर एडवांस प्रीवियस ईयर में पे हुआ है तो आप लिखोगे एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। अगर एडवांस करंट ईयर में पे होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप लिखोगे एडवांस फॉर करंट ईयर। देखो अब ये भी ऐसे ही है, एडवांस पेड टू सप्लायर एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो आपने एडवांस जो पे किया सप्लायर को, उसका बैलेंस करंट ईयर एंड पे कितना है? 8,000। तो ये आपने करंट ईयर में पे किया होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप इसको लिखोगे एडवांस फॉर करंट ईयर। अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर एट द एंड ऑफ करंट ईयर, देख रहे हो ये भी एक अकाउंट है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो ये हम नाम देते हैं इसको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी करंट ईयर में आपने परचेज किया होगा लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है,
लास्ट में कहता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, कितना अमाउंट है 3000, यहीं लिख लो। तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर का मतलब करंट ईयर। क्लियर है यहां तक? चलिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। 26,500 आंसर इसका हमने गिवन है, वो आ जाएगा, देख लेते हैं। आंसर क्या था? 7 था शायद। आंसर नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपके पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है 25,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड। अमाउंट पेड कितना है? अमाउंट पेड था 10,000, दिखा आपको? ये रहा, ये यहाँ आ गया। फिर है आपके पास एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर 5,000। अब प्रीवियस ईयर में एडवांस का मतलब है आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस पे किया था करंट ईयर के लिए, तो ये आपका ऐड होगा क्योंकि करंट ईयर में परचेज करनी है हमको। फिर एडवांस फॉर करंट ईयर 8,000। एडवांस फॉर करंट ईयर 8,000, ये माइनस होगा। क्यों माइनस हुआ? आपने करंट ईयर में एडवांस तो दे दिया, करंट ईयर में आपने एडवांस तो दे दिया, लेकिन परचेज कब करोगे? नेक्स्ट ईयर। कई बार स्टूडेंट कहता है सर ऐसा भी हो सकता है कि हम एडवांस दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए। सर प्रीवियस ईयर के लिए एडवांस थोड़ी देते हो, एडवांस हमेशा किसके लिए देते हो? नेक्स्ट ईयर के लिए देते हो। प्रीवियस ईयर में एडवांस दिया होगा करंट ईयर के लिए, करंट ईयर में एडवांस दोगे, करंट ईयर में एडवांस दोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमेशा एडवांस तो नेक्स्ट ईयर के लिए चलेगा ना। मैं यहां पे आपको समझाने के लिए और लिख दूं कि मैंने इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि परचेज करंट ईयर में होगी। इसको मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि परचेज नेक्स्ट ईयर में होगी। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लास्ट में लिख लेंगे, उसके पहले है 5th पॉइंट पे। ये हो गया, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1,000। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1,000। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1,000। डन। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? आपने परचेज कब किया है? आपने परचेज करंट ईयर में किया है। आपने परचेज करंट ईयर में किया है। और एक ये वाला था आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 3,000। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 3,000, ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि परचेज आप कब करके आए थे? प्रीवियस ईयर में, पिछले साल के बकाया थे। पेमेंट आपने करंट ईयर में कर दी, लेकिन वो पिछले साल के बकाया थे, तो करंट ईयर में पेमेंट कर दी तो इसमें इंक्लूड हो रहा होगा, इसीलिए आप माइनस कर रहे हो। लास्ट में आता है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 3,500। क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 3,500, ये भी माइनस होगा। माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 8,000 प्लस 1,000 माइनस 3,000 माइनस 3,500, तो आपकी कंजम्पशन निकल कर आई 26,500। कंजम्पशन निकल कर आई आपके पास 26,500।
क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम्स। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो कंजम्पशन निकल कर आती है आपके पास, ये कंजम्पशन आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे? ये आपकी डेबिटेड हो जाएगी, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आप डेबिट कर दोगे कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है आपका? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 जनवरी 2004। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिटर हैं 1 जनवरी 2004, यानी प्री बिगिनिंग में है क्रेडिटर, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर हो गया। अमाउंट पेड वाला आपका पेड हो गया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक भी प्लस होगा। ये स्टॉक का स्टेशनरी का दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया ये आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी करंट ईयर के क्रेडिटर दिए हुए हैं, यानी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, ये माइनस होगा, प्लस होगा। प्लस करें जरा देखें, 300 माइनस 200 प्लस 1080 माइनस 50 प्लस 130, 1260 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी। एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास। एक आपके पास टॉपिक आता है जहां पे आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा। स्टेटमेंट बनाओगे तो सेम बनेगी, स्टेटमेंट बनाओगे तो सेम बनेगी। कई बार आप इसको अकाउंट से भी बना सकते हो, मैं दोनों से बना के दिखा रहा हूँ आपको। आपके स्टडी मॉड्यूल में अकाउंट्स हैं, मोस्टली आपने अपने एकेडमिक में स्टेटमेंट से पढ़ा है, तरीका अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा, और आना भी चाहिए। अगर आंसर अलग आ रहा है तो इट मीन्स हमने या आपने कुछ गलती करी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, पेमेंट में आपको सैलरी गिवन है। अब कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2007, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2006, प्रीवियस ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग, पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ 2006, प्रीवियस ईयर का एडवांस, करंट ईयर का एडवांस। बस 5 आइटम आपको गिवन है। आप क्या करो, मैं दोनों तरीके से बताता हूं आपको। आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पेड जो किया था सबसे पहले उसको उठा लो 15,000। अब जो रूल हम अप्लाई कर रहे थे वही रूल आपको यूज करने हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? 5,000। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। फिर क्या गिवन है? आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना है? 2,000। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पिछले साल बकाया था, पेमेंट इस साल हुई होगी, पेमेंट इस साल हुई होगी तो ये वाला अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन वो इस साल का खर्चा तो है नहीं ना, इसीलिए माइनस किया है हमने। एडवांस में पे किया फॉर प्रीवियस ईयर, पेड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर कितना? 1,000। पेड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर कितना? 1,000। तो 1,000 का एडवांस आपने पे किया प्रीवियस ईयर में। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? पिछले साल पे कर आए थे करंट ईयर के लिए, तो खर्चा करंट ईयर का है, ऐड होगा। फिर आता है एडवांस फॉर करंट ईयर 1,500, ये माइनस होगा क्योंकि आप करंट ईयर में एडवांस पे कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के खर्चे के लिए, तो खर्चा कब का है? खर्चा नेक्स्ट ईयर का है। 15,000 प्लस 5,000 माइनस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 1,500, 17,500, 17,500
500। यही आपका आंसर आ रहा होगा, गिवन होगा तो आंसर है। तो ये आपका सैलरी एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू P&L, एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू P&L, डन। अब इसी को अगर आप अकाउंट से बनाते, आप इसका अकाउंट बनाते, सैलरी अकाउंट, अगर आप इसका अकाउंट बनाते तो आप कैसे बनाते, ध्यान से देखना आप। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना, ओपनिंग क्लोजिंग जो गिवन है वो लिखना। देखो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी, क्रेडिट से स्टार्ट होगी। जैसे ये था सबसे पहले आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 5000, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया करे, और ये हो गया आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर वाला बना बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना 2000, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट में आ गया। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट से डेबिट में आएगा, बैलेंस सीडी कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग 5000। और एडवांस वाले में उल्टा कर दो, क्योंकि एडवांस एसेट होता है, तो एसेट की स्टार्टिंग होती है डेबिट से। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर 1000 टू बैलेंस बीडी 1000 बाय बैलेंस सीडी 1500। एक तो ये कहानी कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है जी। एक तो ये कहानी आपको कंप्लीट करनी है, फिर इसमें जो आखिरी पॉइंट होगा वो ये, जो अमाउंट आपने पे किया वो डेबिट हो जाएगा टू बैंक पेड वाला अमाउंट। कितना पे किया था मैंने 15000। अब इस साइड का टोटल कर लो, 15 5 20 और एक 21000, 21000 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 21000 माइनस 3500, तो ये आ जाएगा आपके पास 17500। आंसर सेम आएगा। और इसके आगे आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर। तो आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक हैं। आपके स्टडी मॉड्यूल में अकाउंट बना के दिया हुआ है, मैंने अकाउंट बना के करा दिया, स्टेटमेंट आपने पहले से सीखी हुई थी। ठीक है जी, तो ये भी हमने कर लिया। अगर मैं आपके साथ इस वाले को देखूंगा तो ये भी सेम ही है, 16500 आपने पे किया। प्रीपेड एक्सपेंस 31 मार्च 7 का, तो ये प्रीवियस ईयर एडवांस हो गया। एक्सपेंस अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 7 का, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया प्रीवियस ईयर का। अनपेड 31 मार्च 8 का, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का। प्रीपेड 31 मार्च 8 का, तो ये करंट ईयर का एडवांस हो गया। अब अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, 16500 प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, करंट ईयर का एडवांस माइनस होता है। करंट ईयर का एडवांस नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है इसलिए माइनस होता है, प्रीवियस ईयर का एडवांस करंट ईयर से रिलेट करता है इसलिए प्लस होता है। 16500 प्लस 3000 माइनस 34 प्लस 37 माइनस 22, 17,600 आपका अमाउंट आ गया, जो कि डेबिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। चलो अब मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। मैं आपके साथ एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ
सब्सक्रिप्शन कह लो, सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कह लो, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, और या फिर इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट कह लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं चंदा। पड़ोस वाली चंदा नहीं, आपकी चंदा मतलब जो आपको एक तरीके से मेंबर से पैसा मिला है, उसको एक मेंबरशिप फी भी आप इसको बोल सकते हो। रेगुलर होती है, हर साल मिलती है, जितने आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मिलती है। मैं ना आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स बनवाता हूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक बार बनाते हैं फिर समझेंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से ही आपको नजर आएगा। खुला खुला बनाएंगे, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा एनपीओ का यही होता है, सब्सक्रिप्शन। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको एनपीओ समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग होती है बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहाँ होता है बेसिकली जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। इसमें दो चीज़ें आप ऐड करते हो, एक वो अमाउंट जो करंट ईयर में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। एक वो अमाउंट जो आपको प्रीवियस ईयर में मिला हुआ है लेकिन है करंट ईयर का, आपको प्रीवियस ईयर में मिला हुआ है लेकिन है करंट ईयर का। ये दो तो करते हैं हम ऐड, दो करते हैं माइनस। कौन कौन से? इसमें देखो जो यहाँ लिख रहा हूं ना, इसमें ये वाला ऐड हो गए दोनों, और जो डेबिट में लिखूंगा वो माइनस हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब है लास्ट ईयर बकाया था, रिसीव करंट ईयर में हुआ। ड्यू लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर मिलना था लेकिन लास्ट ईयर मिला नहीं, करंट ईयर में मिला। तो भले ही करंट ईयर में मिला हो लेकिन वो करंट ईयर का है थोड़ी, और जब करंट ईयर का है नहीं तो फिर वो प्लस क्यों होगा, वो माइनस होगा। और एक होता है आपके पास टू एडवांस फॉर करंट ईयर। एडवांस फॉर करंट ईयर से हमारा मतलब होता है कि करंट ईयर में मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा ना, करंट ईयर का खर्चा थोड़ी। आप इन तीनों को प्लस करते हो, इन तीनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस करते हो, यहां पर एक अमाउंट निकल कर आता है जो कि आपकी करंट ईयर की इनकम होती है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, अब मेरे को ध्यान से समझना। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब है रिसीव्ड कब हुआ, प्रीवियस ईयर में। रिलेट कब से करता है, करंट ईयर से। तो क्योंकि करंट ईयर से रिलेट कर रहा है तो मैंने इसको प्लस किया है। प्लस करने का मेरा मतलब है जो भी मैं इस वाली साइड पे लिख रहा हूं ये दोनों अमाउंट, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या मतलब है, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर।
टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग करंट ईयर। क्लियर है जी। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का मतलब है रिलेट करता है करंट ईयर से, रिसीव बी इन नेक्स्ट ईयर। रिसीव नेक्स्ट ईयर होगा, अभी रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ करंट ईयर से रिलेट करता है। तो भले ही रिसीव ना हुआ हो, लेकिन अगर वो करंट ईयर का है तो वो करंट ईयर की इनकम बनेगी, इसलिए ऐड कर रहे हो आप। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर की जब मैं बात करूंगा तो रिलेट करता है प्रीवियस ईयर से। ये प्रीवियस ईयर का था, रिसीव कब हुआ? करंट ईयर में। तो मुझे एक चीज बताओ, जब वो करंट ईयर में रिसीव हुआ तो क्या मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट ये इसमें इंक्लूड है? बताओ भाई। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं ना। प्रीवियस ईयर में मिलना था, लेकिन प्रीवियस ईयर में मिला नहीं। तो जब प्रीवियस ईयर में मिला नहीं, मिला कब? करंट ईयर में। तो जब करंट ईयर में मिला तो वो तो इसमें इंक्लूड होगा ना, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, तो ये तो इसमें इंक्लूड है। लेकिन क्या ये मेरी करंट ईयर की इनकम है? नहीं सर, क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? प्रीवियस ईयर से। और जब ये प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है तो ये इनकम भी कब की बनेगी? पिछले साल की, तो करंट ईयर की तो बनेगी नहीं। लेकिन क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है तो मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ ऐसी ही कहानी इसकी भी है। एडवांस फॉर करंट ईयर का मतलब है रिसीव्ड कब हुआ? करंट ईयर में। लेकिन क्या ये करंट ईयर का है? नहीं सर, करंट ईयर में रिसीव हुआ है, रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से। सर रिसीव अगर करंट ईयर में हुआ है तो इसमें इंक्लूड होगा। अगर करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन क्योंकि वो रिलेट करंट ईयर से नहीं करता तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, करंट ईयर की इनकम नहीं बननी चाहिए, तो हम उसे माइनस कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो भी आपका डेबिट साइड वाला आइटम है, जो भी आपका डेबिट साइड वाला आइटम है, ये आपकी डेबिट साइड थी। जो आपके दोनों डेबिट साइड वाले आइटम है वो आइटम है जो करंट ईयर में रिसीव तो हुए लेकिन करंट ईयर के हैं नहीं, तो माइनस हो रहे हैं। और जो भी आपका क्रेडिट साइड वाला आइटम है वो आइटम है जो आपको करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ लेकिन करंट ईयर का है। तो क्योंकि भले ही रिसीव ना हुआ हो लेकिन है तो करंट ईयर का, तो वो ऐड होगा। ध्यान से समझ लो, ध्यान से देख लो, पोस्ट करके समझ लो, नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए हैं मैंने इसमें आपको। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब इसी के ऊपर हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइएगा जरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड पर है। सब्सक्रिप्शन सर एनपीओ को रिसीव होगी ना, सब्सक्रिप्शन तो एनपीओ के लिए इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन तो एनपीओ को रिसीव होगी, तो इसलिए वो रिसिप्ट साइड पर है। अब ये कौन से साल का है? ये है आपका 31 मार्च 2007। तो जो 2006 है मैं उसको प्रीवियस ईयर बोल सकता हूँ, जो 2007 है मैं उसको करंट ईयर बोल सकता हूँ, जो 2008 है मैं उसको नेक्स्ट ईयर बोल सकता हूँ। डन सर, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर आप कहोगे मैं इन तीनों का टोटल कर देता हूँ, तो इन तीनों का टोटल आएगा ₹2500। इस ₹2500 का मतलब है कि ये टोटल अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का जो एनपीओ को रिसीव हुआ है ड्यूरिंग दिस ईयर। ये अमाउंट एनपीओ को रिसीव हुआ है ड्यूरिंग दिस ईयर। कितना? 2500। और इस 2500 में से पिछले साल का कितना है? 150। करंट ईयर का कितना है? 2000। नेक्स्ट ईयर का कितना है? 350।
देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग ₹5 एज मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस से हमारा मतलब है सब्सक्रिप्शन। 500 मेंबर, हर बंदा 5 रुपए पे करता है, ठीक है जी, इतना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2006 वॉज ₹200। ये क्या हो गया भाई, 2006 क्या है, 2006 है आपका प्रीवियस ईयर। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना था, 200। ठीक है जी, आओ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। आंसर नंबर 1, हम बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और फॉर्मेट आपको याद है, उसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बाय एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बाय एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। और इधर क्या आता था हमारे पास, टू एडवांस फॉर करंट ईयर एंड टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। क्लियर है जी, ठीक है। और जब हम इस साइड का टोटल करके इनको माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारे पास निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो मेरी इनकम बनेगी फॉर करंट ईयर, यानी कि बैलेंस, यानी कि बैलेंस। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग करना, टोटल रिसीव कितना हुआ, 2500, इन तीनों का टोटल मैं यहां लिखता हूं। फिर देखना ये वाला उठा लेना क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती। नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है, 350, तो एडवांस मिला है करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए 350, डन। अब क्या करना, अब बनाना एक नोट। क्वेश्चन है मेंबर वाला। मेंबर वाला क्वेश्चन से मेरा मतलब है जिसमें आपको मेंबर्स गिवन है कि भाई 500 मेंबर हैं, हर बंदा 5 रुपए पे करता। एक बनाओ नोट, वर्किंग नोट, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, आप कहते हो सर 500 मेंबर हैं, हर बंदा 5 रुपए पे करता है, 2500 रुपये आपको मिलने चाहिए थे करंट ईयर के। करंट ईयर में 500 मेंबर हैं, हर बंदा 5 रुपए पे करता है, ये यहाँ लिखा है ना जी कि भाई 500 मेंबर हैं, हर बंदा 5 रुपए पे करता है, तो आपको 2500 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन करंट ईयर के कितने मिले बताओ, करंट ईयर के कितने मिले, करंट ईयर के आपको मिले सिर्फ 2000। ये जो मिला 150 और 350 ये तो अगले और पिछले साल के है ना। करंट ईयर के कितने मिले, करंट ईयर के मिले 2000। तो जब मैं करंट ईयर के पूछ रहा हूं आपसे कि करंट ईयर के कितने मिले, तो करंट ईयर के मिले 2000। इसका मतलब करंट ईयर के 500 नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, यानी जो करंट ईयर से रिलेट करता है। सर अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज और समझो, आपके पिछले साल यानी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था, 200।
उसमें से कितना आपको मिल चुका है? 150। इसको समझना भाई। और सही से समझाने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। आपको प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था? 200। उसमें से कितना मिल चुका है? 150। पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 200, उसमें से मिल चुका है 150। तो मैं यहाँ जो लिखूँगा ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा 200 जो पिछले साल बकाया था। उसमें से कितना मिल चुका है? 150 आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का 200 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 150 मिल चुका है। कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 50 रुपये बचा। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है? 550 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है? 550 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। वो मैं यहाँ लिखूंगा 550। आपको आई बात समझ में? अब आप क्या करोगे? आप क्रेडिट वाले को प्लस करोगे, 550 प्लस 2500, 3050। इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे, 200 माइनस 350 आपका आएगा 2500। आपका आएगा 2500। क्लियर है? यहाँ तक इजी था, समझ आया होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक नोट समझो। इन केस members number of members is given in क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन थे कि भाई 500 मेंबर है, हर बंदा 5 रुपए देगा। इन एनी हाउ किसी भी सिनेरियो में मेरी जो इनकम बनेगी एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्या वो 2500 ही नहीं बनेगी? 500 मेंबर इंटू 5, ये मुझे मिलना है। अब चाहे मुझे ये मिला, चाहे मुझे ये नहीं मिला, चाहे मुझे ये मिला, चाहे मुझे ये नहीं मिला, चाहे मुझे ज़्यादा मिला, चाहे मुझे कम मिला, लेकिन मेरी इनकम तो 2500 ही नज़र आएगी। इनकम थोड़ी चेंज हो जाएगी, इनकम तो मेरी 2500 ही रहेगी। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना, अगर वो क्वेश्चन मेंबर वाला है तो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम आना चाहिए। मस्ट बी सेम। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आप कहीं ना कुछ गलती कर रहे हो। मेंबर वाले केस में उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मेंबर के केस में एक्रूवल तो सेम रहेगा ना भाई। मैंने आपके साथ एक एग्जांपल नहीं लिया था जहां पर मैं कह रहा था कि मुझे साल की 6 लाख सैलरी पे करनी है। अब चाहे मैं 660 पे करूं, चाहे मैं 5 लाख पे करूं, मेरा खर्चा तो 6 लाख ही रहेगा। खर्चा थोड़ी मेरा चेंज हो जाएगा, ऐसे ही मेरी इनकम थोड़ी चेंज हो जाएगी। 500 मेंबर है, 5 रुपये हर बंदा देगा तो मुझे तो 2500 ही मिलेगा। अब चाहे ज़्यादा मिले चाहे कम मिले, मेरी इनकम तो 2500 ही रहेगी ना। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन था जी। आगे बढ़ता हूँ मैं आपके साथ, और अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2007। अब फिर दोबारा से सेम ही चीज़ है लगभग। 150 प्लस 200 2500 टोटल मिला। 500 मेंबर है, 5 रुपये हर बंदा देगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। यहाँ फर्क है बस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग में है ये, यानी ये प्रीवियस ईयर का होगा। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस तो एक अकाउंट है। एट द बिगिनिंग जो मेन खेल है वो एट का हो जाता है, ये एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के अकाउंट में बैलेंस पड़ा है कितना? 200 रुपये। करें शुरू। आंसर नंबर, अच्छा आंसर नंबर 2,
बनाना वही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। स्टार्टिंग सेम रखेंगे, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेम क्वेश्चन है, लगभग 2500 रुपये आपको मिले थे, आपको याद होगा। बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बाय एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, टू एडवांस फॉर करंट ईयर, टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। सब कुछ माइनस कर करा के जो आपके पास बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा और वो आएगा आपके पास एज अ बैलेंस। अब 2500 मिला, उसके बाद मैंने आपको बताया क्या लिखना, आप लिखना ये वाला 350 जो आपको एडवांस मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो 350 सीधा यहाँ पर आ गया। अब कहता है ये आपको मिला 150, ये 150 आपको करंट ईयर में मिला लेकिन है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग यही रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है, पिछले क्वेश्चन में तो आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 200 है, इसमें नहीं बताया, तो नहीं बताया तो जितना प्रीवियस ईयर का मिला वही आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, तो 150 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। अब जो मेन खेल है वो इसका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखोगे रिसीवेबल, रिसीवेबल फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का कितना रिसीवेबल था, 500 मेंबर थे, हर बंदा 5 रुपये देता तो हमें 2500 मिलने थे, लेकिन हमें रिसीव्ड कितना हुआ इन करंट ईयर, करंट ईयर में हमें रिसीव हुआ है उसमें से 2000, ठीक है। एक चीज अब जो मेन है वो ये है कि रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर, कुछ ऐसा अमाउंट भी है जो था तो करंट ईयर का लेकिन मिला कब, प्रीवियस ईयर में। आप बोलेंगे सर ये कहाँ था, ये था ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। अगर करंट ईयर की बिगिनिंग में मेरे पास कुछ एडवांस का बैलेंस है तो वो एडवांस मुझे कब मिला होगा, प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर में अगर एडवांस मिला होगा तो वो कब के लिए होगा, करंट ईयर के लिए। तो एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर 200, और वो 200 यहाँ से आप माइनस भी करोगे क्योंकि 2500 में से 2000 करंट ईयर में मिला, 200 इसी 2500 में से 200 आपको पिछले साल मिल चुका है, तो कितना और मिलेगा आपको, 300 और मिलेगा जो कि मिलना बाकी है, जिसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। 3 और 2 5, 25 5 3000, 150 और 500 माइनस कर दो तो 2500। मैंने बोला था ना कि अगर मेंबर वाला केस है तो दोनों अमाउंट आपके सेम होने चाहिए और वो सेम आ रहे हैं, 3000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छे से करेंगे हम इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2007, टोटल 2500 आपको मिला, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया, ये नेक्स्ट ईयर हो गया। देयर आर 500 मेंबर, 5 रुपये पे कर रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की बिगिनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, 200 और उसमें से 150 ऑलरेडी रिसीव्ड है। ये 150 और ये 150 सेम है, अलग नहीं है ये।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर 400। करंट ईयर की बिगिनिंग में कितना एडवांस है 400, तो ये वही है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें दोनों एडजस्टमेंट आपकी इंक्लूड हो गई है। तो इसको आप ट्राई कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 50 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, इसमें 50 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, या करा दूं कहो तो करा देता हूं सर। सब्सक्रिप्शन में रिस्क नहीं लेंगे, सब्सक्रिप्शन में फिर आप बाद में भी मेरे से डाउट पूछोगे, क्या फ़ायदा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars amount by receipt and payment account by आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, एडवांस लिख रहे हैं हम लोग तो एडवांस ही लिख लेते हैं। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर टू आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर टू एडवांस फॉर करंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, और जो आपका बैलेंस निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस। सबसे पहले 2500 मिला और नेक्स्ट ईयर का कितना मिला आपको 350, वो 350 में यहाँ लिख देता हूँ, मैंने बार बार बोला इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको ना इस क्वेश्चन में दोबारा से गिवन है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको दोबारा से गिवन है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, तो 200 रुपये ये गिवन है, और इस 200 में से आपको कितना मिला है अभी, इस 200 में से आपको सिर्फ अभी 150 मिला है, तो 50 रुपये अभी इसमें से और मिलने बाकी हैं, ये ध्यान रखना। रिसीवेबल कितना है 500, बंदे 5 रुपये देंगे तो 2500 रुपये आपको मिलने चाहिए थे। आपको करंट ईयर में रिसीव्ड कितने हुए, आपको करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुए 2000, एक तो ये चीज़ ध्यान रखो। दूसरी चीज आपको प्रीवियस ईयर में भी रिसीव हुए थे कुछ, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर, ये था ना 400 रुपये। रिसीव्ड इन एडवांस का बैलेंस था बिगिनिंग का बैलेंस, तो बिगिनिंग का बैलेंस मतलब मिला कब होगा प्रीवियस ईयर, कब के लिए करंट ईयर के लिए, तो 400 रुपये है, 400 आपको पिछली बार मिल चुका है, तो 2400 मिल चुका है। कितना बकाया है 100 रुपये, और एक सेकंड रुकना, ये 400 रुपये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब कुछ ऐसा भी है आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था 200, उसमें से कितना मिला 150, तो उसका कितना मिलना बाकी है अभी 50, तो टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गया 150, जिसको मैं यहाँ लिखूंगा 4 और 1 5, 3050 माइनस 550, तो दोबारा 2500 आना चाहिए था और 2500 आ गया। मैंने बताया ये और ये अमाउंट सेम होना चाहिए मेंबर वाले केस में, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, आना सेम चाहिए। क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 4 इन 2009। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से भी यानी पैरा में भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास। इन 2009 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इतना, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 21,000। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 300 फॉर 2008, 2008 बोले तो प्रीवियस ईयर, 400 फॉर 2010, 2010 बोले तो नेक्स्ट ईयर। क्लियर है यहाँ तक? आपको टोटल 21,000 मिला, इस 21,000 में 300 पिछले साल का इंक्लूड है और 400 अगले साल का इंक्लूड है, यानी नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है।
ऑन 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009, यानी करंट ईयर का एंड आ गया, अब एंड ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 500। तो ये 500 क्या बन गया मेरा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। द कोरेस्पॉन्डिंग अमाउंट यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही ऑन 1 जनवरी 2009 वॉज 600। तो ये 600 क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2009। आंसर तो बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले वही सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, इधर आ जाएगा आपके पास एडवांस फॉर करंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, जो भी बैलेंस बचेगा वो इधर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या करो, जो आपको ये पैरा फॉर्म में दिया हुआ है कि 21,000 रिसीव हुआ, 300 पिछले साल का, 400 नेक्स्ट ईयर का, इसको देख लो। प्रीवियस ईयर का कितना 300, करंट ईयर का पता नहीं, नेक्स्ट ईयर का कितना 400, टोटल कितना मिला 21,000। तो 21,000 में से 300 और 400, 700 हटा दो, तो करंट ईयर का कितना रिसीव हो चुका है आपको 20,300। मैंने ये बैलेंस निकाला है, टोटल मिला 21,000। उस 21,000 में से 300 प्रीवियस ईयर का, 400 नेक्स्ट ईयर का, तो बचा हुआ 20,300 मेरा करंट ईयर का। तो मैं 21,000 तो यहां लिख सकता हूं सीधा सीधा, 21,000 में यहां लिख सकता हूं सीधा सीधा, ठीक है जी। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो देखो। 31 दिसंबर 2009, सेकेंड लाइन पर आ गया हूं मैं। 31 दिसंबर 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी ये 500 रुपए, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का दिया हुआ है 31 दिसंबर 2009 को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का आपको दिया हुआ है 31 दिसंबर 2009 को। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गया। ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट प्रीवियस ईयर का कितना था 600, द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 600, 600 यहां पर आ गया। बस जी, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस ये जो आपका ये वाला अमाउंट है ये आपका नेक्स्ट ईयर का है, ये यहां पर आ जाएगा, इसका बैलेंस गिवन नहीं है। 21,500 माइनस 1000, 20,500 मेरा आंसर आ गया। अब पता है इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा सर बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपके माइंड में एक डाउट अब तक आ जाना चाहिए, नहीं आया है तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। आपके मन में डाउट अब तक आ जाना चाहिए था कि सर एक बात बताओ, आपकी सारी कहानी समझ आ गई। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 600, उसमें से मिला सिर्फ 300। आपको क्वेश्चन में गिवन था आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर, दिसंबर था कि मार्च था, एज ऑन 31 दिसंबर 2009, 500 गिवन था। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था सर 600, मिला उसमें से 300। आउटस्टैंडिंग एज ऑन ये था, आपने इसमें 300 रुपये जो ये वाले बचे थे पिछले साल वाले, हम करते थे ना हमेशा, ये ऐड कर कर ये 800 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों नहीं करे, ये डाउट आपके मन में आना चाहिए।
नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया। आप हर क्वेश्चन में देखो, हमें इस क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि पिछले साल इतना आउटस्टैंडिंग था, उसमें से इतना मिल गया तो 50 मैंने ऐड किया था, यानी पिछले साल का भी जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैं ऐड करता हूं। इसमें क्यों नहीं करा सर, इसमें क्यों नहीं करा? रीजन है बच्चे, रीजन क्या है कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2009। अगर अब ये नोट डाल लेना एक, इफ आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट गिवन है, इस तरीके से गिवन है, अगर आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट तरीके से गिवन है तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर विल नॉट बी एडेड। क्यों? क्योंकि आपको क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर, तो इस डेट तक का आपको टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है। और जब एक पर्टिकुलर डेट तक का आपको टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है तो इसका मतलब पिछले साल का जो भी बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है वो भी उसमें इंक्लूड है, वो भी आपने उसमें इंक्लूड कर लिया है, तो आप उसे दोबारा से ऐड नहीं करोगे, वो इंक्लूड है इसमें। सेकंड, इफ आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इस तरीके से गिवन है, फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग इतना है, तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट सॉरी विल बी एडेड। क्योंकि फिर आपको जो आउटस्टैंडिंग गिवन है फॉर द ईयर वो एक पर्टिकुलर ईयर का गिवन है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एक पर्टिकुलर ईयर का गिवन है, और तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का है वो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहां तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गया हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आउट ऑफ द अमाउंट फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। आपको इंक्लूड करना है, जो भी इंक्लूड होगा वो निकालना है। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो: 6-7 प्रीवियस ईयर, 7-8 करंट ईयर, 8-9 नेक्स्ट ईयर, 3,000, 40,000, 4,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, अब देखो क्या गिवन है आपको, एज ऑन 31 मार्च 2007 ये गिवन है, आउट ऑफ विच ₹500 वर कंसिडर टू बी इररिकवरेबल। आपका कोई मेंबर है, आपने उससे बहुत बार पैसा मांगा लेकिन वो पैसा पे नहीं कर रहा, तो आपने उसको क्या मान लिया कि ये इररिकवरेबल है, ये पैसा अब हमें रिकवर नहीं होगा। ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट से क्या मतलब है, 31 मार्च 2007 की ही बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2007-2008 का। अब 31 मार्च 2007 का मतलब क्या हो गया भाई, 31 मार्च 2007 का मतलब प्रीवियस ईयर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरा ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर का है, ये 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 तक का, तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 3500 रुपये, उसमें से 500 मिलने से मना हो गया है। और इसी डेट पर यानी प्रीवियस ईयर की डेट पर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था एडवांस में 7-8 के लिए, 7-8 आपका करंट ईयर है, करंट ईयर के लिए, तो ये आपको एडवांस मिला था। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008। अब ये 31 मार्च ऑन दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें अगर पुराना कुछ भी बचा हुआ है तो वो भी इंक्लूड माना जाएगा, ध्यान रखना। 6000 करें शुरू, आइएगा। आंसर नंबर देखना पड़ेगा कौन सा चल रहा है हमारा, 5। आंसर नंबर 5, सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय advance for previous year, by outstanding for current year, to outstanding for previous year, to advance for current year, लास्ट में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस। देखते हैं क्वेश्चन में क्या था जो आपको मिला, जरा टोटल करके देखें इनका कितना मिला हमको, 40 और 7 47,000। तो 47,000 मुझे रिसीव हुआ, डन। अब ध्यान से, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था 3500, क्या उसमें से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब जब मैं इसको बनाऊंगा ना तो मैं यहाँ 3500 लिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं लिखता हूँ वो अमाउंट जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग है और मुझे उम्मीद है मिलेगा या मिल चुका होगा। तो 3500 मैं क्यों लिखूं जब मुझे पता है उसमें से 500 मुझे मिलेगा ही नहीं। तो मैं ड्यू ही कितना दिखाऊंगा अपना, 3000 जो रिकवरी वाला अमाउंट नहीं है, जो रिकवर नहीं हो सकता, उसे मैं हटा दूंगा। आगे बढ़ो, आउट ऑफ विच ₹500 वर कंसिडर हो गया ऑन द सेम डेट, यानी प्रीवियस ईयर की डेट पे ही आपको एडवांस मिला था 3000 करंट ईयर के लिए। तो 3000 आप यहाँ दिखा देंगे। और सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 6000। सब कुछ डेट वाइज है तो आपको पुराना कोई कैरी इंक्लूड नहीं करना, सब कुछ डेट वाइज है। एडवांस फॉर करंट ईयर गिवन है क्या? हाँ गिवन है ना भाई, ये वाला था ना आपका अमाउंट 4000। और मैं फिर बता रहा हूँ ये जो 3000 आया ये कैसे आया, 3500 माइनस 500, 3500 माइनस 500 करके आया ये। 50 और 6 56,000 माइनस 4 और 3 7 49,000, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो इसमें इरिकवरेबल वाला पार्ट था एक, वो मैंने को आपको समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपको 31 दिसंबर 2008 का दिया हुआ है। 300 पिछले साल का हो गया, 3000 और 600, तो टोटल जो आपको मिला वो मिला 3900। टोटल जो आपको मिला वो मिला 3900। 800 मेंबर, एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹6, 400 आर स्टिल इन एरियर। जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना वो ये है सर इंपॉर्टेंट, स्टिल इन एरियर वाला, आर स्टिल एरियर्स, इसको समझना सर ध्यान से। फॉर्मेट तो सब सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount by outstanding for current year, by receipt and payment account, by advance for previous year, to advance for current year, to outstanding for previous year, to outstanding for previous year। अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले मिला कितना आपको, 3900 आपको रिसीव हुआ। आपको रिसीव हुआ। अब हाँ, नेक्स्ट ईयर का कितना एडवांस मिला 600, तो पहले तो उसी को लिख देता हूं मैं। 800 मेंबर है, हर बंदा 6 रुपये पे करता है, तो रिसीवेबल कितना होता,
800 बंदे हैं, हर बंदा 6 रुपये पे करता, तो 4800 मेरा रिसीवेबल होता, 4800 मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे करंट ईयर का रिसीव्ड कितना हुआ, मुझे करंट ईयर का रिसीव्ड हुआ 3000। ध्यान से समझना आप। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना बच रहा है, 1800। आपको करंट ईयर में 800 मेंबर से हर बंदे से 6 रुपये लेने थे, आपको 4800 रुपीज़ रिसीव होना था, लेकिन आपने 4800 रिसीव नहीं करा। आपने अभी सिर्फ कितना रिसीव किया, आपने 3000 रिसीव किया, तो कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 1800। अब जो मैं मेन लाइन आपको समझाना चाहता था वो था स्टिल इन एरियर वाला। 400 और स्टिल इन एरियर का क्या मतलब है, वो जोड़ो। स्टिल इन एरियर का क्या मतलब है, बोलो। स्टिल इन एरियर का सिंपल सा मतलब है, स्टिल इन एरियर का मतलब है कि ये पैसा अभी भी मिलना बाकी है। तो ये कौन सा मिलना बाकी है, ये वाला मिलना बाकी है। पिछले साल का 300 मिल चुका है, उसके बावजूद 400 रुपये मिलना बाकी है। इसका मतलब पिछले साल कितना मिलना बाकी था, 300 मिल गया, फिर भी 400 मिलना बाकी है। तो इसका मतलब टोटल कितना मिलना बाकी था पिछले साल, 700। उस 700 में से कितना मिल चुका, 300। कितना अभी भी मिलना बाकी है, 400। वो यहां पर भी आएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1800 प्लस 400 2200। तो 2200 रुपये आपका यहाँ पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आ गया 2200। तो 2200 प्लस 3900 6100 माइनस 700 माइनस 600। तो ये देखो मेंबर वाला केस है, अमाउंट सेम आना चाहिए, अमाउंट सेम आ रहा है 4800 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस 4800। क्लियर है यहाँ तक। आंसर नंबर 6 हमारा क्लियर हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट था हमारा वो मैंने आपको समझाया। हमारा जो इसमें मेन पॉइंट था वो था ये स्टिल इन एरियर। स्टिल इन एरियर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का अभी भी कुछ मिलना बाकी है, प्रीवियस ईयर का अभी भी कुछ मिलना बाकी है, उसको कहा जाता है स्टिल इन एरियर। क्लियर है जी, क्लियर है जी। ठीक है, मैंने आपके साथ 7 8 9 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अगला टॉपिक इस चैप्टर का। फंड बेस्ड अकाउंटिंग अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बेसिकली क्या है, हम लोग ना एक फंड बनाते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने मेरी एनपीओ है, मेरी एनपीओ है। हम लोगों ने डिसाइड किया वी डिसाइडेड टू हैव अ क्रिकेट टूर्नामेंट। हमने कहा जी हम लोग एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे, हम लोग एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे, तो उसके लिए क्या दे दो हमको, डोनेशन दे दो। डोनेशन रिसीव्ड फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट 1 लाख। ठीक है जी। अब ये डोनेशन हमारी जो होगी ना, ये डोनेशन चली जाएगी एक पर्टिकुलर फंड में।
हम एक फंड क्रिएट करेंगे। किस नाम से? हम लोग एक फंड बनाएंगे, टूर्नामेंट फंड, और उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक? फिर क्या होगा, हमने टूर्नामेंट कराना था लेकिन अभी नहीं कराया, थोड़ा सा टाइम रुके। इसी बीच हमें और डोनेशन मिल गई, डोनेशन और मिल गई, रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट। 50,000 की डोनेशन और मिली तो वो मेरी इसी में चली जाएगी। मेरा फंड कितना बढ़ गया अब? 1.5 लाख। सर टूर्नामेंट हुआ, टूर्नामेंट होने पर मेरे एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, तो वो मेरा अलग से खर्चा नहीं बनेगा। जो मैं टूर्नामेंट कराऊंगा उसमें जो खर्चा होगा तो वो अलग से कोई खर्चा नहीं बनेगा, वो मेरा खर्चा इसी में से ही माइनस होगा। वो 1,10 इसमें से माइनस हुआ तो मेरा फंड अब कितना रह गया? 40,000 का फंड रह गया मेरा। रिसिप्ट फ्रॉम एंट्री फीस, एंट्री फीस से मुझे 10,000 और रिसीव हुए तो मेरा फंड दोबारा कितना हो गया? 50,000 हो गया। ऐसे चलता है। अब क्या हुआ, आपने टूर्नामेंट प्राइजेस बांटे, टूर्नामेंट प्राइजेस 40,000 के, इसी में से माइनस हो गया, कितना रह गया? 10,000 रह गया। फाइनली क्या किया, फाइनली हमने एक रिफ्रेशमेंट भी करवाई थी। यार खिलाड़ी मैदान में खेलेंगे, इतनी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, उनको कुछ तो चाहिए। हमने उनको रिफ्रेशमेंट कराई, हमने उनको छोले भटूरे, छोले कुलचे बंटवाए हैं, सैंडविच बंटवाए हैं। उसमें हमारा खर्चा हो गया भाई 20,000 का, यानी मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया कितना? 10,000 अबव फंड बैलेंस। ये 10,000 फंड के बैलेंस से भी ज़्यादा हो गया, तो ये 10,000 कहाँ जाएगा? ये 10,000 डेबिट हो जाएगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस ये होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आपने कोई पर्टिकुलर फंड बनाया, आपने कोई पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन इकट्ठी की, आपने पर्टिकुलर कोई फंड बनाया, उस फंड को बनाकर जो भी खर्चा होगा वो उसी फंड से जाएगा, उस टूर्नामेंट से रिलेटेड या उस पर्पस से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो उस फंड से माइनस होगा। अगर कोई भी इनकम होती है उस फंड पर तो वो उसी में ऐड होगी। इसको कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूंगा, मैं एक बार यहां से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 से। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, आपको स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, वो भी ओपनिंग बैलेंस। फिर आपने क्या किया, हम लोग इस फंड को अपने पास रखते, आपने कहा नहीं सर मैं इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो सेम अमाउंट 35,000 आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, आपको स्पोर्ट्स फंड पे इंटरेस्ट मिला, डोनेशन मिली आपको स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड दिया आपने, ये एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। और भी कुछ फंड था, कोई जनरल फंड भी था, उस जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट भी थी, और उस जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट था। आपको इसको शो करना है, शो दीज आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों में। आइएगा आंसर नंबर 13, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट मैंने आपके साथ पढ़ा था, यहां पर एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यहां पर अमाउंट, ऐसे ही इनकम और अमाउंट। इसके अलावा हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। आपको डेट गिवन है क्वेश्चन में? हाँ, ये ओपनिंग दिया हुआ है ना 1 अप्रैल 2005, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2006।
ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस है, मेरी लाइबिलिटी बनेगी। स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस है, मेरी लाइबिलिटी बनेगी 35,000। इसी को आपने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में तो वो बन जाएगी मेरा एसेट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट। तो जो फंड है वो लाइबिलिटी, उसी फंड को आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। आप अपने पास रखे रखे क्या करते हैं, आपने कहा भी तो साल भर के बाद टूर्नामेंट होगा, 35,000 कलेक्ट हो गया तो आपने उसको क्या किया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। आगे, अब इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला, तो जब इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या वो आपकी इनकम है, बताओ मुझे। नहीं बच्चे, वो आपकी इनकम नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक फीमेल डॉग है, आपके पास एक फीमेल डॉग है वो, और आपको जाना है कहीं बाहर, आपको आउट ऑफ दिल्ली जाना है, आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, कहीं जाना है। अब उस फीमेल डॉग का क्या करें, तो आपने वो फीमेल डॉग अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया और उनको बता दिया कि भैया हमारी फीमेल डॉग को प्यार से रखना, ये प्रेग्नेंट है, किसी भी वक्त ये बेबी दे सकती हैं, तो प्लीज़ इन पपियों का भी ध्यान रखना और हमारे फीमेल डॉग का भी ध्यान रखना। जब आप वापस आए तो आपने देखा कि आपकी जो फीमेल डॉग हैं उन्होंने 3 प्यारे प्यारे पपियों को जन्म दिया है। अब आपने बोला अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को कि लाओ भाई हमारा डॉग वापस दे दो और हमारे पपी दे दो, लेकिन नेबर कहते हैं नहीं जी नहीं, डॉग आप हमें दे के गए थे, डॉग आपका है, लेकिन ये जो पपी हैं ये आपके नहीं है, ये तो हमारे हैं। क्या वो नेबर ठीक कह रहा है? नहीं सर, वो नेबर गलत कह रहा है। ऐसे ही जब आपको किसी फंड के लिए पैसा इकट्ठा हुआ तो वो पैसा आपका नहीं था, उस पैसे को जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे और उस इन्वेस्टमेंट पे आप पैसा कमाओगे तो वो पैसा भी आपका थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा आपका था ही नहीं उस पर अगर इंटरेस्ट भी कमा रहे हो तो वो भी आपका नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट तो वो भी आपकी लाइबिलिटी को ही इंक्रीज करेगा 4,000, ध्यान रखना। फिर आता है डोनेशन और मिली आपको स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो उससे फिर दोबारा से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 15,000। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड करोगे तो उससे आपका खर्चा होगा, यानी फंड आपका कम हो जाएगा। प्राइज अवॉर्डेड, एक्सपेंसेस हुए उन स्पोर्ट्स इवेंट 4,000 के, एक्सपेंसेस 4,000 के, ये आपके फंड को कम करेंगे, ये दोनों आपके फंड को कम करेंगे। इसके बाद जनरल फंड है कोई 80,000, उस जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट है। जनरल का मतलब अब ये किसी खास मकसद के लिए नहीं है, पर फंड तो है ना, लाइबिलिटी तो बनेगी। और ऐसे ही जब आप इस पैसे को मार्केट में लगा चुके हो, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट बना चुके हो उसको, तो वो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी आपका एसेट तो बनेगा। लेकिन अब ये जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया है ना, ये आपका अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि जनरल फंड वाला पैसा आपका था, उसकी इन्वेस्टमेंट वाला पैसा आपका था। तो ये जो 8,000 है ये आपकी इनकम बनेगी, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8,000। ठीक है जी, खत्म हो गया क्वेश्चन, और तो नहीं है इसमें कुछ। अब आप क्या करो, आप इसका टोटल देख लो कितना आ रहा है। 35 प्लस 15 प्लस 4, 54 माइनस 14, तो 40,000 का बैलेंस इसका आ रहा है। और ये आपको मैच नहीं करना होता, इनका टोटल नहीं करना होता, सिर्फ लिख के छोड़ना होता है। तो इंटरेस्ट अगर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे है तो इनकम है, लेकिन इंटरेस्ट अगर आपकी स्पोर्ट्स फंड या किसी पर्टिकुलर फंड इन्वेस्टमेंट पर है तो वो आपकी इनकम नहीं बन सकती, वो आपका पैसा ही नहीं है, तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी को ही इंक्रीज करेगी। इसमें एक पॉइंट का नोट और डाल लेना, नोट, इंटरेस्ट
एक्रूड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अगर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट एक्रू हुआ है 4,000, एक्रू हुआ है, भले ही एक्रू हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड, तो एक तो वो इसी में ऐड होगा और एक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट भी बनता है 4,000। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट एक्रू होता है तो वो आपका एसेट भी बनेगा क्योंकि पैसा अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है, और आपकी लायबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है तो इनकम तो नहीं है तो वो आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा। बच्चे ये होता है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है जी, इसमें एक दो क्वेश्चंस और हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसके ये एक दो क्वेश्चन 11th और 12th अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, और फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे। जब तक के लिए प्लीज़ चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट्स के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ बच्चे। थैंक यू।